वेलकम बैक फ्रेंड। यह है इन्वायरमेंट का पार्ट 2। इसमें हम देखेंगे पारिस्थितिकी अनुकूलन। ये क्या होता है? जीव व वनस्पति में होने वाला परिवर्तन परिवेश के साथ समावेश करें। जीव परिवेश क्या है? अंतर संबंध, अंतःक्रिया, संरचनात्मक अनुकूलन, व्यवहारात्मक अनुकूलन, सुरक्षात्मक, ये शारीरिक अनुकूलन। इसका 3 भागों में बांटा गया है। संरचनात्मक में क्या होता है? बाह्य स्तर से दिखाई देता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है? तापमान, ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय लोमड़ी, मरुस्थलीय लोमड़ी, मतलब लोमड़ी हर जगह अलग अलग की प्रकृति होती है। ध्रुवीय लोमड़ी में क्या होता है? बालों का विकास अधिक होता है, टांगें छोटी होती है, औसी उत्तर, कान छोटे होना, ऊष्मा निकासन दर कम होता है, नोजल कैविटी पतली होती है। और मरुस्थलीय बालों में क्या होता है? ताप इनका अधिक रहता है, बालों का अभाव रहता है, छोटे बाल होते हैं, कान बड़े होते हैं, ऊष्मा निष्कासन अधिक होता है, टांगें लंबी होती है, नोजल कैविटी चौड़ी होती है। व्यवहारात्मक अनुकूलन क्या है? जो कार्य एवं व्यवहार में नजर आता है। मनुष्य में भाषा का विकास, ये व्यवहार है। साइबेरियन क्रेन, भालू और शारीरिक अनुकूलन, आंतरिक संरचना के स्तर होने वाला अनुकूलन। कंगारू या चूहा, इन दोनों के अंदर किडनी का विकास। जीव में वनस्पति में होने वाले परिवर्तन जो उन्हें वातावरण स्थितियों के साथ समायोजित करते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। जीव एवं वनस्पतियों की उनके पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता ही अनुकूलन की प्रक्रिया कहलाती है। वातावरणीय परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापना के क्रम में जीव एवं वनस्पतियों की भौतिक संरचनाएं, आंतरिक आकार की कार्य एवं व्यवहार आदि में परिवर्तन में देखा जा सकता है। इस प्रकार की अनुकूलन प्रक्रिया संरचनात्मक अनुकूलन, व्यवहारात्मक अनुकूलन एवं शारीरिक अनुकूलन के क्रम में होती है। संरचनात्मक अनुकूलन के क्रम में जंतु एवं वनस्पति की बाह्य संरचनाओं में परिवर्तन होता है। इसे शरीर में होने वाले बाह्य परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। जैसे ध्रुवीय लोमड़ी, मरुस्थलीय लोमड़ी की शारीरिक संरचनाओं में अंतर। ध्रुवीय लोमड़ी में ऊष्मा संचरण एवं विकिरण की दर कम करने के लिए कान क्या छोटे होते हैं, ऊष्मा के बाहर घने बालों का विकास होता है, जबकि ऊर्जा के नीचे बैटरी ऊर्जा का जमा रहता है। जबकि मरुस्थलीय लोमड़ी के कान आकार के अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, संघनी एवं वसीय उनका होता है, वातावरणीय परिस्थिति के साथ अनुकूलन करता है। इसी प्रकार ध्रुवीय बालों के सफेद रंग वातावरणीय अनुकूलन ही परिणाम है। और अर्धशुष्क एवं शुष्क जलवायु वाले प्रदेशों में जंगल की आग से बचने के लिए है यहाँ पाए जाने वाले वनस्पति की बाह्य खुरदरी एवं सख्त हो जाती है। जीव में होने वाले ऐसे अनुकूलन जो उनके कार्य एवं व्यवहार के में नजर आते हैं, व्यवहारात्मक अनुकूलन कहलाते हैं। व्यवहारात्मक अनुकूलन को सीखा जा सकता है एवं लंबे समय के पश्चात ये अनुकूलन वांछित के रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे भाषा, प्रवास उपकरण आदि का प्रयोग करना। भालू सर्दी के मौसम में अधिक सोते हैं। साइबेरियन क्रेन अन्य पक्षी विपरीत मौसमी दशाओं में पलायन कर जाते हैं। मरुस्थलीय जंतु रात के समय तापमान पर कम होने पर सक्रिय होते हैं। व्यवहार अनुकूलन को सुरक्षात्मक अनुकूलन भी कहा जाता है, क्योंकि इस अनुकूलन के माध्यम से जंतु यथासंभव अपनी सुरक्षा करते हैं। शारीरिक अनुकूलन जंतु एवं वनस्पति की आंतरिक संरचनाओं, शारीरिक रसायनों, उपापचय अंगों के दशाओं, दक्षता आदि के रूप में होता है। इसे बाह्य स्तर पर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये आंतरिक स्तर पर होते हैं। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले कंगारू चूहों में अधिक दक्ष किडनी का विकास होता है। मच्छरों में रक्त जमाव को रोकने के लिए लार में विशेष एंजाइम पाए जाते हैं। अनुकूलन के स्वरूप इसको 2 भाग में बांटा गया, जंतुओं में अनुकूलन और वनस्पति में अनुकूलन। जंतुओं में अनुकूलन की युक्तियाँ: प्रवसन, शीत निष्क्रियता एवं ग्रीष्म निष्क्रियता, द्रवण करना, अनुकूलन, मिमिक्री करना, ताप व जल की कमी की प्रति अनुकूलन, मतलब हूबहू नकल करना,
मोनार्क तितली, वायसरा तितली। प्रवसन क्या है? प्राकृतिक आवास। प्रतिकूल मौसम दशा में प्रवास करते हैं मौसम के अनुसार। ग्रीष्म की परम दशा, शीत की परम दशा। ये ग्रीष्म की तरह भूमि के अंदर हो जाते हैं, पापचयी क्रियाओं को धीमा और लंबा कर लेते हैं। जंतु परिवेश, जंतु में मिलने का प्रयास करते हैं। तेंदुआ, चीता और जो सूक्ष्म पौधे, कंगारू, ताप और जल की कमी के प्रति अनुकूलन। कंगारू, चूहा, शरीर में शल्क का विकास होता है। पर्यावरणीय दशाओं के पास जंतु प्रवसन एवं ग्रीष्म में निष्क्रियता, जलावरण, अनुहरण, ताप, जल की कमी के प्रति अनुकूलन को दर्शाता है। प्रवसन में जंतुओं में पाए जाने वाला एक प्रकार का व्यवहारात्मक अनुकूल है। इस अनुकूलन के दौरान जीव भोजन एवं अनुकूल मौसम की तलाश में एक दूसरे क्षेत्र से की ओर गमन कर जाते हैं। मौसमी अनुकूल सामान्यतः अन्य विशेष क्षेत्रों में दिखाई दे जाते हैं, जहाँ मौसमी जलवायु परिवर्तन होते हैं एवं मौसम की चरम दशाओं का निर्माण होता है। यह प्रवास मौसम की चरम अवस्थाओं को टालने एवं उनसे बचने के लिए होता है। प्रवसन छोटी और लंबी दूरी अथवा अवधि का हो सकता है। शीत ऋतु के समय भोजन की तलाश में व्हेल के द्वारा अल्प दूरी का प्रवसन किया जाता है, जबकि साइबेरियन क्रेन, आर्कटिक टर्न विपरीत मौसम दशाओं से बचने के लिए लंबी दूरी का प्रवसन करते हैं। टिड्डी दल समूह भोजन की तलाश में लंबी दूरी की प्रवास करती है, जबकि बंदरवादी का समूह भोजन की तलाश में अल्प दूरी अथवा लंबी दूरी का प्रवसन करते हैं। कुछ जंतु अत्यधिक ठंड मौसम अथवा अत्यधिक गर्म मौसम में प्रयास करने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसे जंतु मौसम की चरम अवस्थाओं के आने पर भूमि के अंदर अथवा कुंदराओं आदि में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर शरीर की उपापचयी प्रक्रियाओं को अत्यंत धीमा कर देते हैं। वह शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं। इसे शीत निष्क्रियता अथवा ग्रीष्म निष्क्रियता के रूप में जाना जाता है। भालू, कंगारू, चमगादड़ इत्यादि शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं, जबकि मगरमच्छ, गिरगिट, घोंघा, केंचुआ, मधुमक्खी इत्यादि ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं। मेढक ग्रीष्म एवं शीत दोनों ही प्रकार की निष्क्रियताओं को दर्शाता है। जंतु की अपनी परिवेश अथवा आसपास से मिल जाने की क्षमता छलावरण कहलाती है। कैमोफ्लेज कहलाती है। जंतुओं में छलावरण की क्षमता बहुत सामान्य अनुकूलन है। छलावरण के माध्यम से शिकार को सुरक्षा, जबकि शिकारी को छुपने की सहायता मिलती है। तेंदुआ, चीता, तितली, गिरगिट आदि छलावरण को दर्शाते हैं। ये मर्दली जंतुओं में ऊँटों का रंग भूरा एवं छलावरण अनुकूलन का परिणाम है, जबकि टिड्डी का रंग हरा एवं भूरा रंग इसी कारण होता है। अनुहरण का शाब्दिक अर्थ है हूक और नकल करना। किसी जंतु के द्वारा दूसरे जीव अथवा परिवेश के साथ समानताओं को स्थापित करना अनुहरण कहलाता है। अनुहरण और जीव को छिपने, शिकार करने अथवा छिपने में सहायता करते हैं, जैसे मोनार्क तितली जो विषयुक्त है। अनुहरण वायसरा तितली के द्वारा किया जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ तापमान अधिक और जल की उपलब्धता कम होती है, जंतु जल की कमी एवं ताप के प्रति अनुकूल दर्शाता है। जल की कमी के कारण अनुकूलन के दौरान जंतु जल का यथासंभव कम उपयोग करते हैं एवं जल के निष्कासन के दर को भी घटा देते हैं, जैसे कंगारू, चूहा मूत्रापरोजन ठोस रूप में करते हैं। N2 को नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में मरुस्थलीय खरगोश, कछुआ जैसे जंतु जीवन पर्यंत पानी नहीं पीते एवं भोजन में उपस्थित पानी से ही काम चला लेते हैं। ताप एवं गर्मी के प्रति अनुकूल के क्रम में मरुस्थलीय जंतुओं की त्वचा पर शल्क एवं कांटों का विकास हो जाता है। उन्हें अधिक तापमान एवं परिवेश सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे मोलाक एवं फाइनोसोमा, मरुस्थलीय ऊँट एवं शुतुरमुर्ग के लंबे पैरों का विकास आदि। पौधों में अनुकूलन की युक्तियाँ: प्रकाश के प्रति अनुकूलन, तापमान के प्रति अनुकूलन, जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलन, लवणीय वातावरण के प्रति अनुकूलन। प्रकाश के प्रति अनुकूलन, इसमें क्या होता है?
थर्मोफाइट्स अतपोमित पौधे, हेलिफाइट छायारोगी पौधे, साइयोफाइट। इसमें क्या होता है, प्रकाश की उपलब्धता अधिक होती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अधिक होती है, तने का पोड़ विकसित होता है, मोटा होता है, शाखित होता है, जड़ें कैसी होती है, शाखित होती है, पत्ती कति पत्ती है, छोटी होती हैं। इसमें छायारोधी पौधे में कहता है छाया क्षेत्र में विकास होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, पत्ते तने पतले होते हैं, कम शाखित होते हैं, बेल के आकार का तना होता है, बेल के आकार का तना होता है, जड़ें कम शक्ति होती हैं, पत्ती चौड़ी होती हैं, प्रकाश की उपलब्धता कम है, चौड़ी रही तो ज़्यादा प्रकाश मिलेगा। तापमान के प्रति अनुकूलन, जीरोफाइट मरुस्थलीय वनस्पति क्या है, तापमान बढ़ेगा, जल की उपलब्धता घटेगी। जीरोफाइट मरुस्थलीय पौधे, जल की उपलब्धता कम होती है, वनस्पति की विविधता भी कम होती है, वनस्पति की सघनता भी कम होती है, तापमान बढ़ती है तो बायोमास भी बढ़ता है। वर्षा में समिति समय, जीवन काल के कम समय में अंकुरित हो वृद्धि विकास पुनर्जनन फूलन बीजों में रूपांतरण, शेष समय बीजों के रूप में जाइगोफलेसिस एग्जाम्पल है जाइगोफलेसिस काइनोप्स। जीवन काल के अगर बहुवर्षीय हो गया, बहुवर्षीय में जैसे क्या हो, जल का संचय होता है, मांसल जड़ होते हैं, शतावरी एग्जाम्पल है, मांसल तना नाखून एग्जाम्पल है, मांसल पत्ती एलोवेरा अजूबा जिसे बोलते हैं, जिसे हम यूज करते हैं। वाष्पोत्सर्जन का दर कम होता है तो क्या जल का लंबे समय तक के लिए संचय करते हैं। जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलन, हाइड्रोफाइट इसमें क्या है, सीमाज प्लांट, फ्लोटी प्लांट और एम्बीफाइव सीवियस प्लांट। इसमें क्या है, सबमर्ज प्लांट में पूरा शरीर पानी डूबा रहता है, ये जड़ युक्त भी हो सकते हैं, जड़ विहीन भी हो सकते हैं, जड़ की जड़दस्ती होती रहेगी, ये इस तरीके से रहता है। और फ्लोटिंग प्लांट क्या जड़ युक्त हो सकता है, जड़ विहीन भी हो सकता है, जलकुंभी जैसे हो गया। एम्बीफाइव जैसे जड़ युक्त होता है, आधार के पानी में डूबा रहता है, शेष शरीर बाहर रहता है। लवणीय वातावरण के प्रति लवणोद्भिद पौधे उपलब्ध जल लवण की मात्रा अधिक होती है, उपलब्ध जल लवण की मात्रा अधिक होती है। जंतुओं की तरह वनस्पति में भी आसपास के परिवेश प्रति अनुकूलन दर्शाने के लिए विशिष्ट युक्तियों को अपनाया जाता है। पौधों में अनुकूलन प्रकाश की उपलब्धता, तापमान एवं जल की कमी, जलीय वातावरण एवं लवणीय वातावरण के प्रति होती है। प्रकाश के प्रति अनुकूलन के क्रम में वनस्पतियों का विकास हेलियोफाइटिक्स एवं छायारोधी वनस्पति के रूप में होता है। अतपोभित पौधे खुले एवं अधिक प्रकाश वाले स्थानों में उगते हैं। ये पौधे प्रकाश की उच्च तीव्रता के प्रति अनुकूलित होते हैं एवं उच्च अनुकूलन तापमान पर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इन पौधों की जड़ें एवं तने शाखित होते हैं एवं प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इन पौधों की जड़ें एवं तने शाखित होते हैं एवं मोटे होते हैं, जबकि पत्तियों का आकार छोटा होता है। इन वनस्पति के द्वारा पुष्पन एवं फल अपेक्षाकृत शीघ्रता के साथ किए जाते हैं, जबकि रागी पौधे छाया में अच्छी वृद्धि करते हैं। इन्हें छाया प्रिय पौधे कहते हैं। ये प्रकाश में कम तीव्रता के प्रति अनुकूल होते हैं। सामान्यतः बड़े वृक्षों की छाया में वृद्धि व विकास करते हैं। पौधे के तने पतले, जड़ें पतले और कम शाखित होते हैं, जबकि पत्तियों का आकार चौड़ा होता है। इन पौधों के द्वारा श्वसन व वाष्पोत्सर्जन की दर को घटा दिया जाता है, साथ ही इसमें फलन व फूलन देरी से होती है। तापमान एवं जल की कमी के प्रति अनुकूलन दर्शाने वाले वनस्पति को मरुद्भिद अथवा मरुस्थलीय पादप कहा जाता है। जीरोथॉप वनस्पति में ऐसे वातावरण के प्रति अनुकूलन को दर्शाती है जहाँ तापमान अधिक एवं जल की उपलब्धता कम होती है। सामान्यतः ये
उष्ण एवं सूखे क्षेत्रों में विकसित होते हैं। इनका जीवन काल छोटा अथवा बहुवर्षीय हो सकता है। छोटा जीवन काल अथवा जीवन चक्र वाले पौधे वर्ष के उन विशिष्ट समय में अंकुरित होते हैं जब जल की उपलब्धता होती है। ये पौधे अल्प समय में वृद्धि, विकास या फूलन एवं फलन करते हैं एवं शीघ्र ही बीजक रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। वर्ष के शेष समय बीज के रूप में पड़े रहते हैं। अनुकूलन मौसमी दशाओं का इंतजार करते हैं, जैसे जाइगोफलेसी एवं इकाइलोप्स। मरुस्थलीय वनस्पति में शुष्कता सहिष्णुता बहुवर्षीय पौधे होते हैं जो सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका जीवन चक्र बहुवर्षीय होता है। ये अपने शारीरिक संरचना के अंदर जल के संचित रहते हैं। ये शुष्कता के अंदर एवं बाहर दोनों ही क्षेत्रों में धारण कर सकते हैं। जल की विशिष्ट संरचनाओं में धारण करने के क्रम में मरुस्थलीय पौधों का विकास मांसल तना वाली पौधों जैसे नाखुनी, मांसल जड़ वाले पौधों जैसे शतावर एवं मांसल पत्तियों वाले पौधे जैसे अजूबा, एलोवेरा के रूप में विकास होता है। जबकि कनेर, बेर, मदार, मंजू, बबूल इत्यादि पौधे जलीय वातावरण के प्रति अनुकूलन दर्शाने वाले पौधे को जलोद्भिद पौधे कहते हैं अथवा हेड्रोकाइट्स कहा जाता है। जलोद्भिद पौधे जल निगमन, सबमर्ज प्लांट, फ्लोटिंग प्लांट, एम्फीबियन जल पौधे के रूप में विकसित होते हैं। जल निमग्न पौधे ऐसे पौधे जिनका संपूर्ण शरीर पानी में डूबा हुआ होता है। जड़ विहीन ऐसे यूट्रिकुलेरिया भी बोलते हैं, सिरोसिस फिलम एवं जड़युक्त हाइड्रिला और वेलिसनेरिया इत्यादि। प्लावी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां जल के सतह पर ऊपर तैरती हैं। ये पौधे भी जड़विहीन अथवा जड़युक्त हो सकती हैं, जैसे जलकुंभी, लेमना, ओल्फिया इत्यादि। जड़विहीन प्लावी पौधों का उदाहरण है, जबकि कमल एवं लिम्फिया, वाटर लिली जड़युक्त प्लावी पौधों का उदाहरण। इन पौधों की जड़ें कीचड़ में धंसी रहती हैं। जब स्थलीय पौधे अथवा एम्फोबियस प्लांट ऐसे पौधे जिनकी जड़ें अथवा तने का कुछ हिस्सा पानी अथवा गीली मिट्टी में होता है, जबकि शेष शरीर खुले वातावरण में वृद्धि विकास करता है, जैसे टाइफा एंड सजिटोरिया। लवणीय वातावरण के प्रति अनुकूलन दर्शाने वाले पौधों को लवणोद्भिद अथवा हेलोफाइट कहा जाता है। लवणोद्भिद पौधे अत्यधिक लवणयुक्त वातावरण में विकसित होते हैं। इन पौधों में विशिष्ट पेशी संरचनाएं एवं तनों का विकास होता है। इनके ऊतक सामान्य पौधे की तुलना में लवण से अधिक मात्रा को धारण कर सकते हैं एवं जल से लवण को अलग कर जल को अवशोषित करते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, राइजोफेरा एवरिसिनिया। इसमें राइजोफेरा क्या है, लाल मैग्रो होता है, गुजरात के आसपास पाया जाता है। एविसिनिया का कृष्णा गोदावरी नदी में पाया जाता है, डेल्टाई प्रदेश में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं पारिस्थितिकी संकट। चलिए आगे देखते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण, इकोलॉजी सक्सेशन। इसका अर्थ क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का क्रमिक विकास। प्रक्रिया क्या होता है? प्रक्रिया चरणबद्ध, कई चरण में होता है। नगरीकरण, आक्रमण, स्पर्धा, प्रतिक्रिया, चरण समुदाय। इकोसिस्टम होता है, ये बाढ़, महामारी के कारण इकोसिस्टम का समावेश। आग का प्रभाव क्या होता है? ज्वालामुखी विस्फोट, लावा पदार्थ का बिखराव। इसके अंदर ये कई कारण होता है, जैसे भौतिक कारण होता है, लावा का जमाव, ये लाइकेन कवक और शैवाल से बनता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, चट्टान निर्माण करते हैं। लाइकेन और खाली स्थान अजैविक पदार्थ समुदाय का अगर इनकी जीव वनस्पति प्रतिस्पर्धा का अंतर्जातीय होता है, पलायन, विलोपन। ये तो एक सिंथेसिस हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के क्रमिक विकास को पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया नगरीकरण अथवा न्यूट्रिशन
आक्रमण अथवा इन्वर्जन स्पर्धा प्रतिक्रिया एवं चरण चरण समुदाय के क्रम में होती है। नवीन समुदायों के आगमन हेतु किसी स्थान के खाली होने की प्रक्रिया को नगरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी विशिष्ट स्थान में बने हुए पारिस्थितिकी तंत्र का पूर्णतः विनाश होता है। आगजनी अथवा जंगल की आग, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं अथवा महामारी आदि के प्रभाव से उस विशेष क्षेत्र में बना हुआ होता है। पारिस्थितिकी तंत्र अथवा स्थापित पारिस्थितिकी तंत्र पूर्णतः विनष्ट हो जाता है। वह क्षेत्र नवीन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए खाली हो जाता है। इस खाली स्थान में जब विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग जंतु एवं वनस्पति की प्रजातियां आना प्रारंभ कर देती हैं तब इसे आक्रमण की प्रक्रिया कहा जाता है। क्योंकि प्रारंभ में इस स्थान विशेष में पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटकों का बंध होता है, अतः यह क्षेत्र विभिन्न समुदायों के आकर्षण का केंद्र होता है। किंतु शीघ्र ही इस क्षेत्र में विभिन्न समुदायों के सदस्यों के मध्य संसाधनों के लिए स्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। यह स्पर्धा अंतःजातीय एवं अंतर्जातीय होती है। इस स्पर्धा में जो जातियाँ जीवन के लिए संघर्ष करने में सक्षम स्थापित होती हैं वे अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। शेष जातियाँ या तो समाप्त हो जाती हैं या फिर किसी अन्य जाति की ओर पलायन कर जाती हैं। जो जातियाँ इस क्षेत्र में बची रहती हैं वे सफल जातियों का उदाहरण है। सफल जातियाँ परिवेश के साथ अंतर संबंध स्थापित करती हैं, अंतःक्रियाएँ करती हैं, जिससे वातावरण में परिवर्तन एवं वातावरणीय दशाओं के आधार पर जातियों में उचित अनुकूलन होते हैं। इस प्रक्रिया को रिएक्शन कहा जाता है। जीवी पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया में भाग लेने वाले सदस्यों को क्रमक एसेर कहते हैं। ऐसे क्रमक जो अंततः इस वातावरण की दशाओं के साथ खुद को समायोजित कर लेते हैं या स्थापित हो जाते हैं, चरम समुदाय के सदस्य कहलाते हैं। इस प्रकार पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया के द्वारा ही अंततः किसी क्षेत्र विशेष में पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण हो पाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में होने वाले पारिस्थितिकी अनुक्रमण की प्रक्रिया को जीरो सीरी चट्टानी क्षेत्र में होने वाली पारिस्थितिक अनुक्रमण की प्रक्रिया को लिथोसीरी एवं जलीय क्षेत्र में होने वाली पारिस्थितिक अनुक्रिया को हाइड्रोसीरी कहा जाता है। पर्यावरण अनुकूलन, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, पारिस्थितिकी अंतःक्रियाएं, सजीवता, सिम्बायोसिस, आवास। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। इन दोनों मिलकर क्या होता है? अंतःक्रिया। जैसे कहते हैं कोरल प्रवाल कोरल का निर्माण जो होता है ना, उसे कहते हैं पहले प्रवाल कोरल और दूसरा लाइकेन कोबो शैवाल। लेग्यूमिनेसिया ये आवास पोषण राइजोबियम के परिस्थिति कारण से होते हैं। सजीवता एक सकारात्मक परिस्थिति अन्य क्रिया है जिसका संबंध दो विभिन्न जातियों के मध्य होने वाले अंतर संबंध से है। सजीवता एक प्रकार का पारिस्थितिकी सहसंबंध है जिसके अंतर्गत एवं अथवा दोनों सदस्यों को सकारात्मक रूप से लाभ होता है। इस संबंध में किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। जैसे प्रवाल कीट एवं जूजेंथली सजीवी संबंध के रूप में रहती है। प्रवाल कीट जूजेंथली को आवास प्रदान करता है, जो जूजेंथली प्रवाल कीट को भोजन प्रदान करता है। इस प्रकार लाइकेन में कवक एवं शैवाल सजीवी संबंध के रूप में रहती है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करता है, जबकि कवक शैवाल को आश्रय, सुरक्षा, पानी एवं खनिज पदार्थों की आपूर्ति करता है। लेग्यूमिनेसी कुल के सदस्य एवं राइजोबियम के सहजीवी संबंध के रूप में पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं। राइजोबियम पौधे को नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, जबकि पौधा राइजोबियम को आश्रय एवं पोषण प्रदान करता है। ए जाति, बी जाति और सी जाति। तवयता आवास का साझा न सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, न ही नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। सहभोज्यता एक ऐसी पारिस्थितिकी अंतर संबंध है जिसमें जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं अर्थात आवास को साझा करते हैं, किंतु उनके मध्य किसी प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया संबंध स्थापित नहीं होते हैं।
जैसे एक ही वृक्ष पर चिड़िया, कौवा, गिलहरी इत्यादि जातियों के सदस्य एक दूसरे के साथ बिना क्रियात्मक संबंध को स्थापित किए हुए आवास को साझा करते हैं। मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया भी पारिस्थितिकी तंत्र अंतर संबंध का उदाहरण है। स्पर्धा निगेटिव, दोनों जातियों के मध्य, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य जाति संख्या का दबदबा इंक्रीज करता है, जाति संख्या का दबदबा इंक्रीज करती है। सदस्य स्पर्धा इंक्रीज होगा। पारिस्थितिकी अन्योन्य क्रिया पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या दोनों हो सकता है। स्पर्धा एक नकारात्मक पारिस्थितिकी अन्योन्य का क्रिया है। इस पारिस्थितिकी अन्योन्य की क्रिया के माध्यम से इसमें लेने वाले दोनों सदस्य अथवा एक से कम एक नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। यह अन्योन्य क्रिया एक ही जाति के सदस्यों के मध्य अथवा अलग अलग जाति के सदस्यों के मध्य हो सकती है। परजीविता पैरासाइटिज्म नेगेटिव अन्योन्य क्रिया पॉजिटिव, एक सदस्य पॉजिटिव परजीवी, दूसरा सदस्य नेगेटिव परपोषी, भोजन प्लस आवास दोनों को साझा करता है। परजीवी क्या है? परजीविता एक नकारात्मक अनुवंशिक क्रिया है। इसमें एक सदस्य सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है जिसे परजीवी कहते हैं, जबकि दूसरा सदस्य जो नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है परपोषी कहलाता है। परजीवी परपोषी से भोजन एवं आवास को प्राप्त कर अपना वृद्धि एवं विकास करता है, जबकि परपोषी इस क्रम में नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। मानव जू, अमरबेल, मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम, एंटी अमीबा, हिस्टोलिका नामक परजीवी जो अमीबी पेचिस का कारण बनता है। ट्रिप्नोसोमा परजीवी जो सोने की बीमारी का कारण बनता है। कुछ महत्वपूर्ण परजीवी के उदाहरण हैं। परभक्षण अनुवंशिक क्रिया के अंतर्गत एक ऐसे जीव के द्वारा दूसरे जीव का भक्षण किया जाता है, जैसे सांप के द्वारा मेढक का भक्षण, शेर के द्वारा हिरण का भक्षण। एंटीबायोसिस प्रतिजीविता माइकोसिस हाइड्रोइलाइमन विषाक्त पदार्थ का भक्षण। प्रतिजीविता एक प्रकार का विरोधात्मक अन्योन्य क्रिया है। इस अन्योन्य क्रिया में एक जीव अथवा वनस्पति के द्वारा अन्य उत्पन्न किए गए पदार्थों के कारण किसी अन्य जीव या वनस्पति की तो वृद्धि तो रुक जाती है या फिर मृत्यु हो जाती है। जैसे किसी तालाब अथवा झील में ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा माइकोसिस्टिस या हाइड्रोजाइलमाइन नामक विषाक्त का स्राव किया जाता है, जिससे पानी की विषाक्तता बढ़ती है एवं इस जल उपयोग करने वाले जंतु या तो बीमार पड़ जाते हैं या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। पर्यावरण प्रदूषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है। पॉल्यूशन से क्वेश्चन आना ही आना है, जेई में तो आना ही है। पर्यावरण प्रदूषण एक होता है प्रदूषण, पॉल्यूशन होता है, एक पॉल्यूटेंट होता है, प्रदूषक जिसे बोलते हैं। इस प्रदूषण में क्या होता है? अवांछनीय परिवर्तन होता है। ये मृदा, जल, वायु तीनों दूषित हो सकता है। ये किसी भी रूप में हो सकता है, भौतिकी, रासायनिक संरचना, अवांछनीय परिवर्तन इसे बोलते हैं। पर्यावरण प्रदूषण होता है। ये इसकी कारक क्या है? पॉल्यूटेंट क्या है? जो कारक होता है उसे पॉल्यूटेंट बोलते हैं। प्रदूषक के प्रकार, प्रकृति में विघटन के आधार पर, वातावरण में उत्पत्ति के आधार पर। विघटन के आधार पर इसमें गैर निम्नीकरण प्रदूषक और जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण। इसमें क्या होता है? विघटन होता है, प्रकृति में आसानी से विघटन हो जाता है, वातावरण मुक्त हो जाता है, सूक्ष्म जीव द्वारा विघटन हो जाता है, मात्रा से नियंत्रित ये प्रदूषक नहीं करते, सूक्ष्म जीव सरल अवस्था में तोड़ देते हैं। और जैव निम्नीकरण प्रदूषण क्या है? विघटन क्या प्रकृति में आसानी से हो जाता है, वातावरण में मुक्त होता है, सूक्ष्म जीव द्वारा विघटन हो जाता है, मात्रा नियंत्रित होता है, प्रदूषण नहीं करते हैं, सूक्ष्म जीव सरल अवस्था में तोड़ देते हैं। प्राकृतिक प्रकृति में पुनर्चक्रण के लिए मुक्त प्रदूषण नहीं होता है। मात्रा अनियंत्रित रहती है प्रदूषण। गैर निम्नीकरण में नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है वो गैर निम्नीकरण प्रदूषण। विघटन प्रकृति में अत्यंत लंबे समय के बाद होगा अथवा नहीं भी हो सकते हैं। पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ता है? मानव जाति
कारक होता है, इसका माना जाती है। एंथ्रोजेनिक प्रदूषण होता है, इसमें कई फेज होती है, TL1, TL2, TL3, प्रदूषण की मात्रा बढ़ती चली जाती है, जैव आवर्धन को कहते हैं। ये ग्राफ है समय वर्ष प्रदूषण, समय के साथ साथ क्या है, प्रदूषण का संचय होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ये संचय क्या है, इंक्रीज हो रहा है। वातावरण में उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, कहते हैं प्राथमिक प्रदूषण या प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं, द्वितीय प्रदूषण सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। इसका प्राइमरी पॉल्यूटेंट के सोर्स जैसे CO2, CO, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड को इसमें नहीं कंसिडर करते हैं, वो सेकेंडरी में इसे वातावरणीय प्रदूषक कहते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, इसका स्रोत क्या, द्वितीय का क्या स्रोत है, वातावरण में रासायनिक क्रिया के द्वारा। H+ ओजोन से क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन CO2, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx, SOx, ये धुंध रहता है, परऑक्सील एसिटेट नाइट्रेट बनाता है। पर्यावरणीय प्रदूषण का अर्थ है वायु, जल एवं मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक संरचनाओं में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन से पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक समुदाय एवं निवास स्थान हानिकारक रूप से प्रभावित होते हैं। वे पदार्थ जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने का कार्य करते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक का वर्गीकरण प्रकृति में विघटन के आधार पर एवं वातावरण में प्रदूषकों की उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। प्रकृति में विघटन के आधार पर प्रदूषकों को जैव न्यूनीकरण प्रदूषक एवं गैर न्यूनीकरण प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जैव न्यूनीकरण प्रदूषक ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनका विघटन प्रकृति में आसानी से एक सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। इन प्रदूषकों की मात्रा वातावरण में नियंत्रित होने पर ही प्रदूषक का कार्य नहीं करते हैं एवं विघटित होने के पश्चात सरल अवयव के रूप में भू जैव रासायनिक चक्रों का हिस्सा बन जाते हैं एवं पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थों के चक्रीय प्रवाह में भूमिका का निर्वहन करते हैं। वातावरण की अपनी एक स्वतः शोधन की क्षमता सेल्फ प्योरिफिकेशन कैपेसिटी होती है। जब कभी इन प्रदूषकों की मात्रा वातावरण में अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है तभी ये प्रदूषक का कार्य करते हैं, जैसे डोमेस्टिक सीवेज, घरेलू सीवेज, जैविक कूड़ा करकट, लकड़ी एवं अन्य जैविक पदार्थ। वातावरण में निम्नलिखित पदार्थों बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट की मात्रा को अनियंत्रित रूप से बढ़ने पर सूक्ष्म जीव के द्वारा इनके विघटन को बढ़ाया जाता है। इसलिए वातावरण में CO2 जैसी गैसें मुक्त होकर वायु प्रदूषण का कार्य करती हैं, जबकि जलीय निकायों में निम्नीकरण प्रदूषकों की मात्रा बढ़ने पर इनके विघटन की मात्रा की दर में वृद्धि से सूक्ष्मजीवों अर्थात बैक्टीरिया के द्वारा इन्हें विघटन की दर में वृद्धि से जैविक ऑक्सीजन की मांग बढ़ाई जाती है। परिणामस्वरूप जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के साथ जलीय पारिस्थितिक तंत्र प्रदूषित हो जाते हैं। और निम्नीकरण प्रदूषण ऐसे प्रदूषण होते हैं जिनका विघटन वातावरण में या तो बिल्कुल नहीं अथवा अत्यंत ही मंद गति से होता है। वातावरण में ये प्रदूषक एकत्रित होते रहते हैं एवं पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश कर जैविक आवर्धन एवं जैविक संचयन जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं। पारा, कैडमियम, सीसा और आर्गन प्लास्टिक, DDT इत्यादि गैर निम्नीकरण प्रदूषकों के उदाहरण हैं। वातावरण में मानव जनित क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप चूंकि ये मुक्त होते हैं इसलिए इन्हें मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक अथवा एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट की संज्ञा दी जाती है। प्रदूषक के वातावरण में उत्पत्ति के आधार पर इन्हें प्राथमिक या द्वितीय प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक प्रदूषक ऐसा प्रदूषक होता है जो प्रकृति में अपने मूल रूप से रहकर प्रदूषक फैलाता है। ये प्रदूषक अपने उद्गम स्रोत से सीधे ही वातावरण में मुक्त होते हैं। ये प्रदूषक का कार्य करते हैं, जैसे CO2, CO, SO2, प्लास्टिक, हाइड्रोकार्बन इत्यादि। द्वितीय प्रदूषक पर्यावरण के ऐसे प्रदूषक हैं जो वातावरण में प्रकृति के प्रदूषकों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। वातावरण में ये प्रदूषक सीधे तौर पर मुक्त नहीं होते, इसलिए इन्हें छद्म प्रदूषक कहते हैं। क्षोभमंडल की निचली परतों में उत्पन्न होने वाली ओजोन पराक्षी एसिटिल नाइट्रेट, ये याद रखना, पराक्षी एसिटिल नाइट्रेट, अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड, धूल इत्यादि। प्रमुख पर्यावरणीय प्रदूषण वायुमंडलीय गैसों का समांगी मिश्रण,
अनुपात निश्चित होता है, अवांछनीय परिवर्तन होता है, वायु प्रदूषण बढ़ाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है। ये कैसा होता है? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, अनुत्तेजक होता है। स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन तथा सिगरेट और धुएं में पाया जाता है। मात्रा हल्का सांद्रण, सिर में दर्द सांद्रण इंक्रीज होता है। ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का अपूर्ण दहन से मिलता है। ये किडनी में एल्वोलाई। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अनुत्तेजक गैस है। वातावरण में जीवाश्म ईंधन के रूप में के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनो उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त सिगरेट के धुएं में भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हल्का सांद्रण होने पर यह सिर दर्द का कारण बनती है, किंतु इसका सांद्रण अधिक होने पर मृत्यु का कारण भी बन सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के साथ 210 गुना अधिक तीव्रता के साथ संयोग करने की क्षमता रखती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, जिससे ऑक्सीजन के वहन के दर में कमी आती है एवं शरीर में ऑक्सीजन की कमी के कारण इस क्रिया से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर अथवा लगातार इसके संपर्क में रहने के कारण फेफड़े का कैंसर एवं सेरिब्रल जैसे रोग हो जाते हैं। हालांकि कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है, क्योंकि हरे वनस्पति सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन का उपयोग कर 5-फॉर्मल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड का निर्माण करते हैं। पौधों में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन उपापचय में सहायक होते हैं। सूर्य के प्रकाश में अनुपस्थिति में हरे वनस्पति कार्बन ऑक्साइड का ऑक्सीकरण CO2 बनाते हैं। इस प्रकार हरे वनस्पति वायुमंडल से CO2 की मात्रा का नियंत्रण करते हैं एवं जीव जंतु इसके प्रभाव से बचते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड शोषण जीवाश्म का ईंधन। मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? ग्रीन हाउस का प्रभाव बढ़ता है, वैश्विक तापमान पर चेंजेस होता है। ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के दहन, शोषण जैसी प्रक्रियाओं से वायुमंडल से मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है जो ग्रीन हाउस का प्रभाव अच्छा उत्पन्न करती है। वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने के कारण वैश्विक उष्ण अथवा भूमंडलीय उष्ण की स्थितियाँ उत्पन्न होती है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। हरे वनस्पतियाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर ग्लूकोज का निर्माण करती है। इस प्रकार हरे वनस्पति शैवाल एवं प्रकाश संश्लेषी जीव वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस ये भी है। ग्रीन हाउस प्रभाव का नियंत्रित करता है, वैश्विक तापमान में सहायता करता है। दलदल ये कहाँ पाया जाता है? दलदली क्षेत्र में, धान के खेत में पाया जाता है। बैक्टीरिया मीथेन गैस का निर्माण करती है। जहाँ जल पाया जाता है वहाँ मीथेन गैस वायुमंडल में उत्सर्जन सामान्यतः जल भराव वाले क्षेत्रों में मीथेन बैक्टीरिया के प्रभाव से होता है। इसके अंतर्गत धान का खेत दलदली क्षेत्रों में सम्मिलित हो सकते हैं। कोयला खनन क्षेत्र में जंतु अपशिष्ट, दीमक की बाल्मी या जुगाली करने वाले जैव समुदाय के जंतु आदि वायुमंडल में मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जिसकी मात्रा वायुमंडल में अधिक होने के कारण वैश्विक तापमान की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड ये इसका तीव्र गंध वाली गैस होती है, जल में बहुत तेजी से विलय है। ये मिलकर सल्फोनिक हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोनियम सल्फाइड बनाता है, H2SO3। ये छोटी तीव्र गंध वाली जल में अत्यंत घुलनशील गैस है। जीवाश्म ईंधन के दहन, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं आदि से SO2 वायुमंडल में मुक्त होती है। वायुमंडल में मुक्त होने के पश्चात ये गैस 12 घंटे से लेकर 6 दिनों तक वायुमंडल की मौजूद रहती है। SO2 के प्रभाव से वनस्पति की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल
फियोफायरिन में बदल जाता है, जिससे पत्तियां मुरझा जाती हैं एवं पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता घटती है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रभाव से जंतुओं के श्वसन तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। लगातार इस गैस के संपर्क में रहने से फेफड़ों में कैंसर हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड गेहूं, गन्ने की फसल एवं सेब की फसलों के लिए हानिकारक होता है। इस गैस के प्रभाव से अम्लीय वर्षा की स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र की अम्लीयता में वृद्धि होती है। साथ ही चूना पत्थर, संगमरमर, चमड़े आदि छोटे से क्षतिग्रस्त कर देती हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अंतर्गत NO, N2O, NO2 आती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड अत्यधिक उच्च तापमान पर जीवाश्म के दहन के परिणामस्वरूप वायुमंडल में मुक्त होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड अधिक प्रदूषककारी है। नाइट्रिक ऑक्साइड को NO कहते हैं। NO मतलब कम प्रदूषण। नाइट्रिक ऑक्साइड कम प्रदूषणकारी है। नाइट्रस ऑक्साइड N2 रासायनिक क्रिया करके NO2 बनाता है। इसके दौरान NO2 का निर्माण होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है। परऑक्सी एसिटिल नाइट्राइड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ओजोन सौरमंडल की निचली परत को NO2 जो होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से रिएक्शन करके NO और ऑक्सीजन मुक्त करता है और फिर ऑक्सीजन के साथ मिल जाकर ओजोन की गैस का निर्माण करता है। जब फिर से देख लेना, यहाँ N2 के ऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड अधिक प्रदूषणकारी नहीं है, माफ कीजिएगा नहीं है, जबकि N2 प्रत्यक्ष रूप से कम प्रदूषक फैलता है, किंतु वायुमंडल में इसकी मात्रा अधिक होने पर रासायनिक क्रिया के परिणामस्वरूप वो NO2 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के सर्वाधिक प्रदूषणकारी गैस है। NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में सर्वाधिक प्रदूषणकारी गैस है। यह भूरे लाल रंग की गैस है जो प्रत्यक्ष रूप से फेफड़े, हृदय एवं किडनी पर आघात करती है। NO2 की उपस्थिति होने के कारण लगातार सिगरेट का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। NO2 वनस्पतियों को क्षतिग्रस्त करती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र का उत्पादकता नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। NO2 वायुमंडल में जलाशय के साथ मिलकर अम्ल वर्षा को बढ़ावा देती है, जबकि हाइड्रोकार्बन आदि से जुड़कर द्वितीयक वायुमंडलीय प्रदूषक के रूप में परऑक्साइड एसिटिल नाइट्रेट पैन के निर्माण में सहायक होती है। सूर्य की परावर्तनीय विकिरण से प्रभाव से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप ओजोन को उत्पन्न करती है। सौरमंडल की निचली परतों में ओजोन की एक द्वितीयक वायुमंडलीय प्रदूषककारी गैस है। धूलकण, पार्टिकुलेट मैटर PM, एरोसॉल 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन के बीच होता है। बहुत छोटे कण होते हैं, वायुमंडल में नियंत्रित मात्रा में पाए जाते हैं। ये आर्द्रग्राही न्यूक्लियस होते हैं, मतलब हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस होते हैं। ये इस तरीके के होते हैं। धूल का कण एंट्री होता है वायुमंडल में, एल्बिडो इफेक्ट बोलते हैं। वनस्पतीय पत्तियों के जमाव के कारण प्रकाश संश्लेषण का दर कम हो जाता है, पारिस्थितिकी की उत्पादकता भी कम हो जाती है। एल्बिडो रिएक्शन के क्या होता है, सौर ऊर्जा का अवशोषण कम होता है, तापमान घटता है। धूलकण माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक सूक्ष्म कण होते हैं। इसे एरोसॉल कहा जाता है। वायुमंडल में नियंत्रित मात्रा में धूलकणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं। ये सघन में सहायक होते हैं। ठंड एवं नम मौसम में इन धूलकणों के चारों ओर जलवाष्प का संग्रहण होता है एवं कोहरे का निर्माण होता है। वायुमंडल में धूलकणों की मात्रा के अधिक बढ़ने पर एल्बिडो प्रभाव बढ़ता है एवं सतह की कम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अनियंत्रित रूप से वायुमंडल में धूलकणों के बढ़ जाने से भूमंडलीय शीतलन जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों पर धूलकण के जमाव के कारण पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता में कमी आती है। मानव स्वास्थ्य पर धूलकणों के प्रभाव से म्यूकस के स्राव से अनियंत्रित वृद्धि के कारण अंततः कैंसर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में काम आने वाले मजदूर कुछ निम्नलिखित बीमारियों से संक्रमित हो सकते हैं। जैसे धूल के प्रकार क्या है, सिलिकोसिस बीमारी हो सकता है, कोयले के गढ़ से, एंथ्रेकोसिस बीमारी गन्ने का धूल से,
गन्ने के धूल से बिगासोसिस, कपास के कर्स, विस्नोसिस, कृषि क्षेत्र का धूल अथवा अनाज का धूल से कृषक पुष्प फार्मर लंग्स बोलते हैं। प्रकाश रासायनिक कोहरा धुंध, फोटोकेमिकल स्मोक। 1940 यूएसए में लॉस एंजल्स शहर में लॉस एंजल्स स्मोक। पैन पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैन का परमाणु है नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन क्रिया का NO2 और अल्ट्रावायलेट से क्रिया करके NO2 और सिंगल ऑक्सीजन निर्माण करता है, जो ऑक्सीजन क्रिया के ओजोन बनाता है। ठीक है। पैन भूरे रंग की धुंध जलवाष्प होती है, धूल कण कार्बन डाइऑक्साइड परमाणु घना धुंध का निर्माण करती है। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये हाइड्रोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एवं कार्बनिक यौगिक उत्पत्ति जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण होती है। प्रकाश रासायनिक कोहरा अथवा धुंध सर्वप्रथम 1940 में यूएसए के लॉस एंजलिस शहर में संज्ञान में आया था, इसलिए इसे लॉस एंजल्स स्मोक भी कहा जाता है। प्रकाश रासायनिक धुंध के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण घटक नाइट्रोजन के ऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन एवं कार्बन के यौगिक होते हैं, जो जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन के परिणामस्वरूप वायुमंडलीय मुक्त होते हैं। वास्तव में प्रकाश रासायनिक धुंध से संबंधित अभिक्रिया का प्रारंभ इंजन के अंतर्गत तब होता है जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, वायुमंडल से मुक्त होती है। वायुमंडल में मुक्त हुई नाइट्रिक ऑक्साइड वायुमंडल की ऑक्सीजन से संयुक्त होकर NO2 बनाता है। यह NO2 सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से प्रभावित होकर पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड एवं ऑक्सीजन की परमाणु के रूप में विघटित हो जाती है। स्वतंत्र ऑक्सीजन का परमाणु ऑक्सीजन के अणु के साथ संबंध होकर सौरमंडल के निचली परतों में ओजोन का निर्माण करती है, जो द्वितीयक वायुमंडलीय प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन एवं ऑक्सीजन के साथ मिलकर द्वितीयक वायुमंडलीय प्रदूषक के रूप में पैन का निर्माण करती है। पैन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बाइड, सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के साथ संयुक्त होकर एक पीली भूरी धुंध बनाता है, जो घनाकृत होकर प्रकाश रासायनिक कोहरे के रूप में वायुमंडल में दिखाई देती है। प्रकाश रासायनिक कोहरे के प्रभाव से नेत्रों में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, विटामिन डी के निर्माण की प्रक्रिया बाधित होती है, फेफड़ों पर दुष्प्रभाव के कारण एम्फीसीमा एवं एस्फिक्सिया जैसी बीमारी उत्पन्न होती है। प्रकाश रासायनिक कोहरे के दौरान उत्पन्न होने वाले पैन पेड़ पौधे के पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट को क्षतिग्रस्त कर देती हैं एवं पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की दर में भी कमी के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन में कमी आती है। प्रकाश रासायनिक धुंध के कारण जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की एंजाइम प्रणाली बाधित होती है। साथ ही इस धुंध के अधिक घनीकृत होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक यातायात प्रणाली में भी बाधा उत्पन्न होती है। क्लासिकल स्मोक, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके SO3 बनाता है। SO3 हाइड्रोजन से क्रिया करके H2SO2 बनाता है। हाइपोसल्फ्यूरस एसिड का निर्माण करता है। प्रकाश रासायनिक कोहरा, पैन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धुंध और वाटर। क्लासिकल स्मोक को सर्वप्रथम लंदन में देखा गया, इसलिए लंदन स्मोक के नाम से भी जाना जाता है। क्लासिकल स्मोक का निर्माण उद्योगों से निकलने वाली सल्फर के ऑक्साइड के वायुमंडली में रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ संबंध होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड आर्द्र एवं नम मौसम के होने पर जलवाष्प के साथ संबंध होकर हाइपोसल्फ्यूरस एसिड का स्मोक बनाती है। इसे ही क्लासिकल स्मोक कहा जाता है। अब आइए देखते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में। ऐसे कुछ जल के साथ घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसे। अब pH कैसे निकालते हैं? -log H+ या फिर 1/log H+। pH स्केल जो 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है क्षारीय होता है। स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल। ये पढ़ेंगे साइंस में, अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। अभी यहाँ देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके H2CO3 कमजोर बनाता है। SO2 H2O से क्रिया करके H2SO3 बनाता है। SO3 H2O से क्रिया करके H2SO4 बनाता है।
NO2 से क्रिया कर SNO3 बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और वर्षा जल बना के ये क्या बनाते हैं, अम्लीय वर्षा कराते हैं। जलीय निकाय की अम्लता अधिक होती है तो क्या कहाँ प्रभाव पड़ता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है लाइकेन, अम्लीय वर्षा का सूचक होता है लाइकेन। मृदा की अम्लता, मृदा की उर्वरता में कमी आती है, मृदा की उत्पादकता में कमी आती है। आर्हेनियस के अनुसार ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं अम्ल कहते हैं। अम्ल का स्वाद में खट्टे होते हैं, pH 7 से कम होती है। सिरका में एसिटिक अम्ल में संतरा, नींबू आदि में साइट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, बिच्छू के डंक में मेथनोइक अम्ल कुछ मथिल अम्लों के उदाहरण हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल जब पृथ्वी की सतह की ओर गिरते हैं तब उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा सामान्य pH मान 3 से 6 के मध्य होता है। अम्ल वर्षा पादपों, जंतुओं एवं भवन आदि के लिए हानिकारक होती है। वर्षा जल में अम्लता की मात्रा अधिक होने पर मृदा की अम्लता में वृद्धि होती है, जिससे मृदा की उत्पादकता घट जाती है। अम्ल वर्षा के कारण जलीय निकायों की अम्लता में वृद्धि से जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। वह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन हो जाता है। जलीय जीव लाइकेन आदि पर अम्ल वर्षा का तीव्रता से दुष्प्रभाव पड़ता है। लाइकेन को अम्ल वर्षा के संकेतक के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि अम्लीय वर्षा के होने पर सर्वप्रथम एवं सर्वाधिक तीव्रता से लाइकेन की मृत्यु हो जाती है। लाइकेन एवं मास या काई वायुमंडलीय प्रदूषक अथवा वायु प्रदूषक का जैविक सूचक माना जाता है, क्योंकि वायु प्रदूषण होने पर अम्ल वर्षा बढ़ती है। अम्ल वर्षा के कारण ही तीव्रता से मृत्यु हो जाती है। अम्ल वर्षा के कारण तीव्रता से मृत्यु हो जाती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक भी जिसे बोलते हैं, इसे भोपाल त्रासदी गैस में मतलब ये लीक हुआ था। CH3CH9 मेथिल आइसोसाइनाइड रंगहीन होता है, आंसुत्प्रेरक, ज्वलनशील एवं अत्यंत विषैली गैस है। यह गैस का उपयोग कार्बोनेट कीटनाशक को बनाने में किया जाता है। भोपाल में 2 से 3 दिसंबर 1984 में यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के टैंक में पानी घुसने से गैस का रिसाव हुआ, जिससे हजारों लोग मारे गए। वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सरकार की पहल। वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित सरकार की पहल। वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1981। वायु प्रदूषण एवं उसकी रोकथाम के लिए 1981 में वायु प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र एवं राज्य दोनों को ही वायु प्रदूषण से होने वाली प्रभावों को सामना करने के लिए शक्ति प्रदान की गई। इसके तहत राज्य के किसी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के अधिक होने पर उसे प्रदूषित क्षेत्र में घोषित किया जा सकता है एवं संबंधित क्षेत्र में प्रदूषण के लिए जिम्मेदार औद्योगिक इकाइयों को बंद किया जा सकता है, या तो इन्हें अंशतः या पूर्णतः बंद किया जा सकता है, या फिर इस प्रकार के अंशकालीन या पूर्णकालिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, या फिर संबंधित इकाइयों को किसी अनियंत्रित क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है। अनियंत्रित को प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, निकायों अथवा संगठनों के प्रति इस अधिनियम के तहत मुकदमा भी चलाया जा सकता है। वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु की निगरानी करने व जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 1915 की वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया। इस सूचकांक अथवा इंडेक्स में 8 प्रदूषणकारी तत्वों को सम्मिलित किया गया। PM2.5, PM10, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। ये पार्टिकल जिसके 2.5 माइक्रोन से होते हैं। सूचकांक अथवा इंडेक्स में 0 से 500 तक नंबर होते हैं, जिनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। 0 से 50 तक को अच्छी एवं हरे रंग से व्यक्त करते हैं। वायु गुणवत्ता अच्छी स्थिति में मानी जाती है, जबकि 51 से 100 तक संतोषजनक श्रेणी में रखा जाता है। इसको हरे
हल्के हरे रंग में व्यक्त किया जाता है। 101 से 200 तक वायु के सामान्य प्रदूषण को व्यक्त किया जाता है। इसे पीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। 201 से 300 तक वायु की खराब स्थिति को दर्शाता है। इसे ऑरेंज ऑरेंज कलर से प्रदर्शित किया जाता है। 300 से 4 तक वायु की बहुत खराब स्थिति को व्यक्त किया जाता है, जिसे लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि 400 से 500 वायु की गंभीर स्थिति को व्यक्त किया जाता है। इसे गहरे लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है। नोट में क्या है, जनवरी 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2017 की तुलना में 2024 तक PM 5 मिलियन 2.5 एवं 5 मिलियन 10 के अंतरण में 20 से 30% की कटौती करना है। जल प्रदूषण। अब आते हैं जल प्रदूषण। जलीय निकास, अवांछित तत्वों का प्रवेश। स्रोत क्या है? जैविक हो सकता है, रासायनिक हो सकता है, भौतिक हो सकता है। जैविक में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी। और रासायनिक में नाइट्रेट, आर्सेनिक, लेड, फास्फेट, पारा। भौतिक में क्या था? जैसे गर्म पानी का निस्तापन। जलीय जीव का प्रभाव, ताप सहनशीलता कम और मृत्यु हो सकती है। सीवेज, कार्बनिक पदार्थ वहित मल, घरेलू अपशिष्ट, साबुन, डिटर्जेंट। सीवेज में सम्मिलित होने की दर इंक्रीज करता है सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया। जलीय निकाय का शोधन शोधन की प्रक्रिया। जल की स्वतः शोधन प्रक्रिया आगे देखते हैं। सीवेज के अंदर सम्मिलित होने वाले दर इंक्रीज होता है। जल के स्वतः शोधन की प्रक्रिया इंक्रीज होती है। बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है। जल के शोधन में तीव्रता होती है। ऑक्सीजन की मांग अधिक होती है। जैविक ऑक्सीजन की मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इंक्रीज करता है। जल में घुलित ऑक्सीजन कम होता है। जलीय निकाय ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जलीय जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। घरेलू अपशिष्ट, फास्फोरेट, कार्बन, अन्य तत्व। जलीय निकाय में फास्फोरेट की मात्रा इंक्रीज करती है। सुपोषक प्रक्रिया होती है। नील हरित शैवाल की तीव्रता से वृद्धि होती है। फास्फोरेट, आयरन, कार्बन। शैवाल, उफान एवं एल्गी ब्लूम। स्टायरीन, जहरीला पदार्थ। प्रकाश की बहुत सीमित मात्रा। जलीय निकाय प्रदूषण, जलीय जंतु प्रवण होते। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन्वर्सल DO, डिजॉल्व ऑक्सीजन एक दूसरे के इन्वर्सल होती है। गर्म जल का निस्तारण तापमान इंक्रीज करेगा। जीव तापीय परिवर्तन के लिए जलीय जीवों की सहनशीलता घटेगी। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैविक, रासायनिक अथवा भौतिक कारकों के माध्यम से होने वाली अवांछनीय परिवर्तन को जलीय प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। जैविक प्रदूषकों के अंतर्गत बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल इत्यादि आते हैं। जबकि रासायनिक प्रदूषकों में कार्बनिक रसायन एवं अकार्बनिक रसायन हो सकते हैं। कार्बनिक रसायन के रूप में जैवनाशक, पॉलीक्लोरोनेट, बाइफिनाइल इत्यादि सम्मिलित होते हैं। जबकि अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत फास्फेट, नाइट्रेट जैसे तत्व के अंतर्गत आर्गन, कैडमियम और लेड, अनियंत्रित आयरन की मात्रा, पारा इत्यादि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण का कार्य करती है। उद्योग से निकलने वाले गर्म जल, समुद्र आदि में कच्चे तेल का रिसाव जैसे भौतिक कारक भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषित करते हैं। सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट पदार्थ जलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। घरेलू अपशिष्ट, सीवेज इत्यादि से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ जब किसी जलीय निकास में पहुंचते हैं तब जलीय निकास के उपस्थित सूक्ष्मजीव, बैक्टीरिया के द्वारा इनके विघटन का कार्य किया जाता है, जिससे जलीय निकाय का शुद्धिकरण होता है। इसे जलीय निकाय के स्वतः शोधन की प्रक्रिया कहते हैं। किंतु जब कभी जलीय निकाय में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा एक सीमा से अधिक बढ़ने लगती है तब जलीय निकाय की यह स्वतः शोधन की प्रक्रिया धीरे धीरे बाधित होती है और जलीय निकाय अत्यंत दूषित हो जाता है। कार्बनिक अपशिष्ट, फास्फेट, कार्बनिक अपशिष्ट, फास्फेट आदि की मात्रा अधिक होने पर सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया के द्वारा पदार्थ के विघटन की दर को बढ़ाया जाता है। इस क्रम में सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया अपनी संख्या को तीव्रता से वृद्धि एवं पदार्थों का विखंडन करने के साथ ऑक्सीजन की मांग को बढ़ाते हैं, जिससे जैविक ऑक्सीजन की मांग BOD के रूप में जाना जाता है। BOD के बढ़ने के साथ ही जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है। जलीय जीवों को होने वाली ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित हो जाती है।
जिससे अंततः जलीय जीव मरने लगते हैं। इसके अंतर्गत प्रक्रिया के साथ साथ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घरेलू अपशिष्ट, सीवेज आदि के माध्यम से पहुँचने वाले प्रदूषक तत्वों में कार्बनिक पदार्थ, फास्फेट, आयरन इत्यादि की मात्रा जलीय निकाय में बढ़ने लगती है। अपशिष्ट कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित फास्फेट नीलहरित शैवाल की वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है। किसी भी जलीय निकाय में फास्फेट एवं कार्बनिक पदार्थ की अनियंत्रित मात्रा का बढ़ना सुपोषण कहलाता है, जिसके परिणामस्वरूप जलीय निकाय में नीलहरित शैवाल की तीव्रता से वृद्धि होने लगती है, जिसे शैवाल उफान अथवा एल्गी ब्लूम कहा जाता है। एल्गी ब्लूम के परिणामस्वरूप संबंधित जलीय निकाय को नीलहरित शैवाल तेजी से ढक लेते हैं, जिससे अन्य जलीय जीवों एवं वनस्पतियों को सौर ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार जलीय निकाय सौर ऊर्जा व ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीव वनस्पतियों की मृत्यु हो जाती है, किंतु इन मृत अवशेषों का अवशाक्षीकरण नहीं हो पाता। इससे स्टायरीन नामक विषाक्त पदार्थ की उत्पत्ति होती है। स्टायरीन की मात्रा जलीय निकाय बढ़ने पर जलीय निकाय का विषाक्त हो जाता है एवं यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है। अब बीओडी और डिजॉल्व ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन की मांग। बीओडी इंक्रीज करता है या डिक्रीज करेगा। अगर बीओडी इंक्रीज करेगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा, डीओ डिक्रीज करेगा। अब बीओडी डिक्रीज करेगा तो डीओ, मतलब एक दूसरे का है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डीओ क्या है? जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। डिजॉल्व ऑक्सीजन, जलीय जीव ऑक्सीजन की प्राप्त करते हैं। जंतु जैसे जू प्लैंकटन, छोटी मछली, बड़ी मछली, बैक्टीरिया, जल में डूबे पदार्थ। सीओडी क्या होता है? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, रासायनिक ऑक्सीजन की मांग। डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है। जलीय जीव ऑक्सीजन की इसी मात्रा का उपयोग करते हैं। जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ने पर अपघटन का दर बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन के उपयोग वृद्धि के साथ में घुली हुई ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन की मांग करते हैं। जब जल के डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, जल की इकाई आयतन में सूक्ष्म जीवों के द्वारा जैविक ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मांग बीओडी कहलाती है। बीओडी का जल में घुलते हुए कार्बनिक पदार्थों में सीधा संबंध होता है, अतः इसका प्रयोग जल प्रदूषण एवं अपशिष्ट की जल के लिए भी किया जाता है। बीओडी का परीक्षण 20 डिग्री तापमान पर लगातार 5 दिनों तक किया जाता है एवं जल प्रदूषण के स्तरों को ज्ञात किया जाता है। जल प्रदूषण का पता लगाने के लिए बीओडी की जांच एक लंबी प्रक्रिया है। इसके स्थान पर वर्तमान समय में रासायनिक ऑक्सीजन की मांग अर्थात सीओडी का प्रयोग किया जाता है। जल के किसी नमूने में किसी प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा ऑक्सीजन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मांग है। सीओडी अथवा रासायनिक प्रक्रिया की मांग कहते हैं। सीओडी प्रोपोर्शनल टू डीओ, सीओडी इंक्रीज करेगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज करेगा। जलीय निकाय में जल प्रदूषण से संबंधित बीमारियां। पारा से क्या होता है? मिनीमाटा रोका जाता है। मिनीमाटा के खाड़ी में पहले जापान में देखा गया था। मरकरी ये जलीय निकाय में बीमारी एंजाइम को प्रभावित करता है। मिथाइल पारा, फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंकटन, छोटी मछली, मनुष्य जीव, होठ, त्वचा, रक्तस्राव फटने लगते हैं। मिनीमाटा रोग। अब देखते हैं इसके बाद कैडमियम से क्या होता है? इटाई रोग होता है। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। मेथिल ग्लोमेनिया, आर्सेनियम, हाइपरकेराटोसिस, ब्लैक फुट सिंड्रोम, डायरिया, पेरिफेरल न्यूक्लियोसिस, त्वचा व फेफड़े का कैंसर। आर्सेनिक भूमिगत जल कहाँ पाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में, गंगा मेघना बांग्लादेश। सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदूषित होते हैं पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? 19 में पहला मामला आया था। सर्वाधिक आर्सेनिक से प्रभावित भारत का राज्य है ये सब। भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान इलाकों में आर्सेनिक प्रदूषण भूमिगत जल में
सर्वाधिक मामले देखे गए हैं। भारत में पश्चिम बंगाल राज्य में आर्सेनिक प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है। इसके अतिरिक्त यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर भारत के 7 ऐसे राज्य जहां भूमिगत जल में आर्सेनिक प्रदूषण की गंभीर स्थितियां हैं। भारत में 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक प्रदूषण का मामला सबसे पहले सामने आया था। धान का पौधा आर्सेनिक को बेहतर अवशोषक माना जाता है। फ्लोराइड, फ्लोरोसिस और नाकनी सिंड्रोम को बढ़कर कैल्शियम का क्षरण करता है। एस्बेस्टोसिस हो जाता है। सीसा से एनीमिया, मांसपेशी का कमजोर होना, मसोड़ों को में नीलेपन का आ जाना या हीमोग्लोबिन की कमी। 14 से 16 पुरुषों में 12 से 14 महिलाओं। यमुना गोमती तट इसे पाया जाता है। पीलापन, बिलोबिन या विषाक्त पदार्थ का शोषण करता है। भारत की दामोदर नदी कोयला, खाद्यान्न एवं औद्योगिक क्षेत्रों में अपवहित होने के कारण अत्यंत प्रदूषित हो गई है। यह नदी गिरिडीह एवं दुर्गापुर के मध्य 300 किमी तक जैविक मरुस्थली के रूप में तब्दील हो चुकी है। जैविक मरुस्थली नदी एक ऐसा नदी है जहाँ एंथ्रोपाइजेनिक मानव जनित का कारण प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी संकट की ऐसी परिस्थितियों का विकास होता है जहाँ कोई मछली अथवा कोई अन्य जलीय जीव अधिवास नहीं करता है। नोट: यमुना एवं गोमती नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण पारिस्थितिक तंत्र में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन्हें जैविक आपदाओं के रूप में देखा जा सकता है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 आया था। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1991, ये याद रखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में इतना ही रखते हैं। आगे बाकी नेक्स्ट पार्ट 2-3 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे इसे हम। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसे रिवाइज करिए। स्पीड कम हो तो तेज कर लीजिएगा। थैंक यू।